अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, मसला कश्मीर पर आप लोग ये तो जानते हैं कि कर्फ्यू नाफिज है। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जो कि कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ पर लोगों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर कम्प्लीटली पाबंदी है। वहाँ पर जो अशे खुर्दनोश हैं वो उसकी किल्लत होना शुरू हो गई है, अद्वियात की किल्लत शुरू हो गई है। इस तमाम तर सिनेरियो पर पाकिस्तान का टेक इस दौरे हुकूमत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, चाहे वो खारजा पॉलिसी की बात हो या वो ओवरऑल डिफेंस का मामला हो। अब कई दिनों से ये बात हो रही थी कि हमें भारत को इकोनॉमिकली जो है हमें उन्हें एक तकलीफ देनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनको जो है हम इकोनॉमिकली वीक करें। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा उनका जो फजूल हमारे पास जो माल आ रहा है जिसको हम इम्पोर्ट करें, जिसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसको रोका जाए। जो अफगान भारत जो ट्रेड हो रहा है उसको भी हम रुकवा सकते हैं। साथ ही साथ एयर स्पेस की बात हो रही थी। अब इन तमाम तर उमूर पर जो है फॉरेन पॉलिसी से एक स्टेटमेंट आया है जिसके ऊपर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन ये बात आ गई है कि जो फिजाई हदूद है उस पर भी जो है देखा जा रहा है कि उसको कैसे जो है रोका जा सकता है। जिस तरह पुलवामा जो अटैक हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया था, पाकिस्तान ने फिजाई हदूद को बंद किया था। इससे क्या हुआ था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। बहुत सारी जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको बंद भी करनी पड़ी और अब दोबारा जो है भारत को ये नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि भारत को हमारी जगह का इस्तेमाल करना लाजिम हो जाता है। और जब हम उनकी एयर स्पेस रोकेंगे, उनको इकोनॉमिकली हर्ट करेंगे तो उनको बहुत नुकसान हो सकते हैं। दूसरी आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त यह है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी जो है जितनी सारी जो उनके पास प्लीज थी उस पर उन्होंने एक्शन लिया है कि आपने कैसे आर्टिकल 370 को और जो 35A आपने उसको कैसे स्ट्रिप ऑफ किया और किन वजूहात की बिना पर किया, और ये यकतरफा क्यों डिसीजन लिया गया। क्योंकि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर कोई आर्टिकल रिपील होता है या अमेंडमेंट होती है तो जो दोनों पार्टीज हैं जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उनके जो एलाय हैं बीजेपी के साथ, अगर वो अग्री करते हैं तो फिर उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो लिया जा सकता है। लेकिन उनकी परमिशन के बगैर उनसे स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। अब इस पर प्रोसीडिंग्स भी होंगी, देखते हैं कि क्या जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है क्या वो वाकई फेयर फैसला कर पाएगी। इस तमाम सिनेरियो के ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ नेशनल इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बिलाल गफ़ार साहब, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उनके साथ मौजूद हैं अख्तर इनाई साहब, तज्जियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हीर सोहो, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तमाम तर मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। बिलाल गफ़ार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो फॉरेन पॉलिसी का टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भी कॉन्स्टेंटली बातचीत कर रहे हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप एक साल में देखें तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ थी और जो फॉरेन टीम थी वो एक सक्सेस स्टोरीज हैं। जो हम 5 साल पे जो, क्योंकि हमारे पास एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं था तो हमारे पास कोई एक लूप होल भी क्रिएट हो गया था और आपके पास एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर ना होने की वजह से आप एक आइसोलेटेड में थे पूरी दुनिया में। फिर जब हम आए और पूरी दुनिया को हमने हमारा मैसेज दिया और हमें जो ब्रदरली कंट्री से हमें एड भी आई, फाइनेंशियल एड भी आई, जो हम जिसको हमें काफ़ी हेल्प हुई कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसमें उस एड ने उस जो भी इनके हमारे पास जो इन्फ्लोज आए फ्रॉम द ब्रदरली कंट्रीज उसने हमें हेल्प आउट किया। मैसेज दिया था कि आपको हम रिटेलिएट करेंगे एट आवर ओन टर्म्स और हम आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे। और फिर हमने रिटेलिएट भी किया। उनका हमने एयरफोर्स का जो उनका पायलट है वो भी पकड़ा था और फिर हमने एक पॉजिटिव गेस्चर के लिए हमने उनको वो पायलट वापस भी किया। तो ये सारी चीज़ें हमारा ये इसका एक ही था कि टेबल टॉक इज़ द ओनली सोल्यूशन। अब जो एक वहाँ की जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके ऊपर पता नहीं वो क्या वो इतने इनसिक्योर हुए हैं, उनके विद इन इंडिया इतना अनरेस्ट हुआ है कि उनको ये एंटी मुस्लिम स्टेप लेना पड़ा। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो RSS है उनकी भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है मोदी साहब के पास की। तो ये ऑब्वियसली ये सारे एक जो इनकी इलेक्शन कैंपेन भी यही थी और फिर वो जीते भी थे। और हम सोच रहे थे कि जब वो इलेक्शंस के बाद वो टेबल पे होगा, क्योंकि जब इलेक्शन ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब जो उनके मोटो में इलेक्शन के मोटो में भी यही था कि हम ये स्ट्रिप ऑफ कर देंगे ये आर्टिकल्स, तो आपने फॉरेन पॉलिसी का जो डोमेन है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस वक्त? नहीं, देखें, कैंपेन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको एक स्लोगन्स देने पड़ते हैं और एक टू अट्रैक्ट द वोटर्स। लेकिन जब आप एक्चुअली आप आते हैं तो आप
ग्राउंड पे जब रैलिटीज होती हैं तो टेबल टॉक्स होती हैं और वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन हम साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी, और हमने ये केस पूरी दुनिया में उठाया है और 50 साल के बाद यूएनओ में कश्मीर इशू का एक कंसल्टेटिव सेशन हुआ, तो ये हमारी कामयाबी है। और आप देख लें चाइना है, टर्की है और जितने ममालिक हैं उन्होंने कंडेम किया है। और इंडिया अभी आप आइसोलेटेड है, और इंडिया के आप चैनल्स देखें, इंडिया में अगर आप जो वहाँ पे मीडिया है वो खुद इसको है ना डिसोन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अटर कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर इश्यूज पे जो है पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। लेकिन जो एक मुझे इंडिया में इसमें क्लियर कट डिविजन लगता है, और आज आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है ये जो एक्सेप्ट की है, तो उसमें उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो ये कह रहे हैं इसके नोटिस इशू ना की है, वरना इसमें थर्ड फोर्सेज, इंटरनेशनल फोर्सेज वो भी पार्टीज बन जाएंगी। तो ये तो उनका पैनिक का आलम है। तो हमने इसको हर फोरम में इसको उठाएंगे। और अब मैं आपको एंड में पूरा ये आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि हैव फेथ इन आवर लीडरशिप। इमरान खान ने जिस तरह अपनी रिसेंटली कौम को खिताब में कहा कि हम खड़े हैं और हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इंडिया से अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है अख्तर, शेख रशीद साहब ने भी ये कह दिया कि नवंबर में जो है वॉर के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि भारत को ये लगता है कि वो जो भी करेगा हम खामोश रहेंगे। और उनको बार बार सबक भी सिखाया, फ़िज़ाई हुदूद क्या, वो मरीन उनकी जो है वहाँ पे मरीन पे उन्होंने थ्रू मरीन अटैक करने की कोशिश की, वहाँ पर उनको मुँह की खानी पड़ी, हर तरह से उनको मुँह की खानी पड़ी, फिर भी भारत सुधर नहीं रहा। देखिए, मोदी सरकार को इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए, मगर क्योंकि वो आपको पता है कि जिस मिजाज के साहब हैं तो उस हिसाब से तो उनको तभी समझ में आएगी जब वो मुंह की खाएंगे। अभी बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें जो एयर स्ट्राइक की थी उन्होंने, और एक प्रोग्राम 26 तारीख को आप ही ने शायद यहाँ रखा था और उस दिन ये बात हुई थी। और मैंने कहा था, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है फोर्सेस के साथ, तो मैंने कहा था कि हमारी तैयारी इतनी है कि आवाम जो है आराम से सोए और हम उनको मुंह तोड़ने का जवाब देंगे। और वो दुम लेके भागने वाली बात आपको शायद याद होगी। तो सेकंड डे सुबह को 27 को जो हुआ था वो देख लिया। कितनी इनकी इंसल्ट है, कितनी बेइज्जती है। वो उनके जो मरीन जो अटैक करने के लिए जो आ रहे थे थ्रू मरीन, वहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। एग्जैक्टली इसी तरह से 2-3 और चीजें हैं। मगर हमारी फॉरेन पॉलिसी माशाल्लाह इतनी अच्छी है। मैं इमरान खान साहब को ये इस चीज़ के लिए तारीफ़ करूंगा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब बहुत कैपेबल हैं और वो ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। पूरी आवाम को एतमाद है, हम लोग तैयार हैं। वो मैंने एग्जाम्पल इसलिए 26 और 27 की कही, या फिर मेरीन की आपने बात की, या और दूसरे महाज पे देखिए 65 की जंग कन्वेंशन वॉर थी, जाहिर है कि अभी वो तो नहीं होगी। अगर वो भी होगी ना तो पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त तैयार है। ठीक है, तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर हैं, आपको नजर आ रहा है, तमाम की एक है। देखें कश्मीर पॉलिसी, सियासी पार्टीज कहां पर वन पेज पर है, ऑपोजिशन तो अभी भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। हमारी नहीं, पॉइंट स्कोरिंग तो देखिए वो चलती है। एक्चुअली रियल सिचुएशन अगर आप देखें, लेकिन अख्तर साहब इज द राइट टाइम फॉर पॉइंट स्कोरिंग। नहीं, देखिए ये देखें, हर सियासत के जो सियासतदान होते हैं उसमें से कुछ नए भी होते हैं, पूरी टीम होती है। ठीक है, तो कोई 11 प्लेयर नहीं है, जाहिर है कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, मगर इनफैक्ट एक्चुअली चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई और हो, तो तमाम पार्टी जो है कश्मीर की पॉलिसी पे एक हैं और नज़र आ रही हैं। ठीक है, इमरान खान को क्रेडिट जाता है। अब बात सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में इस मौके पर कि इस वक्त यकीन कीजिएगा, इमरान खान साहब ने अपनी मुख्तसर स्पीच में 2 टोक बात की है और लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन भी जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। यानी कि इसका मकसद ये है, चाहे शेख रशीद साहब ने कहा या जो कुछ भी कहा, ये मुतवक्का है कि झड़प होगी, और अगर होगी तो जाहिर है कि वो अच्छा नहीं होगा। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल नहीं चाहती। पूरी जो वर्ल्ड है वो इस वक्त एक्टिव हो गई है। वो ये चाहती है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम ना जाएं, कन्वेंशन वॉर की तरफ भी ना जाएं, और अगर हुआ तो फिर वही बात है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आएंगे, कल UN फोर्सेज आ जाएंगी, फिर और प्रोसेस होगा। तो कश्मीर तो इंडिया के हाथ से गया, ठीक है, उनको आज़ादी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान को मिलेगा, मगर उनको अपनी राय का हक होगा। ठीक है, बिल्कुल वहां पर एक आज़ाद कश्मीर की तरह एक आज़ाद हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल वो वक्त आने वाला है, वो चाहे जैसे भी हो,
चाहे जो भी मोदी को मुंह की खानी पड़े ठीक इंशाल्लाह ताला। है। हीर साहिबा, ऑपोजिशन जमातें क्या कह तो सब रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है और हम हमेशा से कश्मीर के साथ रहे हैं। आपको नहीं लगता इस वक्त भी ऑपोजिशन गलत तरीका कार अपनाई हुई है बातचीत का या पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कश्मीर के मामले पर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना, मैं नहीं समझती कि अपोजिशन कोई भी पार्टी कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी है, अफवाज के साथ नहीं खड़ी है। और इस वक्त 23वां दिन है, वहाँ पे जो सूरत हाल है उस वाले से कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी का मेंबर मैं समझती हूँ कि स्टैंड के साथ खड़े हैं। लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि आपकी खारजा पॉलिसी ठीक है, 5 साल पहले जो भी गुजरा उसकी वजह से बहुत सारे आपको नुकसान हुए खारजा पॉलिसी की वजह से, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाए। आप खारजा पॉलिसी से देखिए, यकीनन जिस तरह की पॉलिसी चलनी चाहिए, नो डाउट बीइंग ए मिनिस्टर जिस तरह चल रहा है खारजा पॉलिसी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपके चेयरमैन तो अभी भी उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मुझे बात फिनिश करने दें। देखिए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल, आपने ट्रंप पे एतमाद किया कि वो बैठेगा और जो है ना वो जो किरदार अदा करेगा वो आपके सामने आ गया। जब उनकी मोदी के साथ मुलाकात, उन्होंने कहा कि ये 2 मुल्कों का मसला है, इसमें बीच में मेरा कोई नहीं था। फिर आप देखिए ओवरऑल अगर हम देखें, देखिए आपने विजिट्स किए हैं, इस वक्त आपके साथ कौन, सिर्फ 2 मुल्क आपके साथ खुल के खड़े हैं। एक चाइना खड़ा है आपके साथ, एक कुवैत ने स्टेटमेंट दी है, बाकी जितने भी आपके साथ इस्लामी मुल्क है वो अपने मुफादात देख रहे हैं। वो आपको पाकिस्तान को या कश्मीर के इशू पे कोई भी नहीं खड़ा। मतलब हम ग्राउंड रियलिटी को भी जरूर देखें। पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात कर लें, क्या पीपल्स पार्टी वाकई सिंसियरली कश्मीर इशू पर बात कर रही है इस वक्त या पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके इस वक्त तक, और चेयरमैन बिलावल जरदारी, चेयरमैन से लेके किसने जो है कश्मीर के इशू पे स्टैंड नहीं लिया। हमने कहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, उस पर इशूज को डिबेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एडवाइस थी ना कि आप बुलाएं, इस वक्त जो इशू चल रहा है उस पर बिल्कुल डिबेट करें। हमने कहा था कि आप पार्लियामेंट्री के थ्रू कमेटीज बनाएं, मुल्कों में जाए, विजिट करें। इस वक्त जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की वायोलेशन वहां पर हो रही है, बिलावल जरदारी कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये राइट टाइम है इस किस्म की गुफ्तगू करने का? नहीं, देखिए लीना, क्या ये राइट टाइम है कि आप अभी तो माशाल्लाह आप लोगों ने जितने का मुझे लग रहा है शायद जो कश्मीर फतह हो गया, शायद कश्मीर आजाद होने वाला। नहीं तो आप नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते क्या? नहीं, ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करें। हर मुसलमान चाहता है, हर मुसलमान, मैं बिल्कुल भी मुसलमान चाहूंगी कि कश्मीरों के मसाइल हल हों, कश्मीरों के साथ जो मुश्किल हालात है उसमें से निकले। लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया है, क्या खारजा पॉलिसी से आप बेशक मुतमईन होगी, लेकिन मैं पाकिस्तानी, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर आप खारजा पॉलिसी से मुतमईन नहीं है तो क्या, कौन से फ्लॉज हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आप ये समझते हैं कि इस वक्त क्या इंडिया के कितने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ने कितने विजिट्स कर लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया ने कितने कर लिए, आपके क्या टेलीफोन तक राब्ते रहे हो रहे? आज भी क्या टेलीफोन के राब्तों से अगर चीजें, आपका टेलीफोन के, वही मैं कह रही हूँ, टेलीफोन के राब्ते से अगर मुल्क आजाद होने लगे तो बहुत सारे सोशल मीडिया नहीं, देखिए आप माने नहीं माने, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्लाज हैं जिनको आपने करना। आप देखिए, आपने बात की कि जो आपकी फिजाई हदूद है वो बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है, बोले, लेकिन हम तब मानेंगे जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा। बात करना तो आप लोग प्रेशर डालें ना, नहीं वही तो हम कह रहे हैं, हमारा काम है, अच्छा स्टेप। देखिए आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया, वेलकम किया, अच्छा स्टेप है। आप लोग आपने मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर गया, मोदी के साथ ये चेयरमैन था, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि नहीं, हम मुल्क के मुफाद में जो बेहतर चीजें होंगे हम गवर्नमेंट के साथ खड़े, हम खड़े, लेकिन जहाँ बेहतर चीजें होंगे स्टैंड लेंगे गवर्नमेंट के साथ। नहीं कर रहे ना? नहीं, हम तो खड़े हैं। अब वो खुद, उनको एतमाद नहीं है अपोजिशन के मेंबरान के साथ, अपोजिशन पे एतमाद नहीं है। आप लोगों ने फिजाई हदूद को बंद करने का प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर, ना आप लोगों ने इंपोर्ट्स का डाला, ना आपने जो अफगान इंडियन ट्रेड है हमारे पाकिस्तान के ये फैसले गवर्नमेंट का करना है। हम तो कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चीजें करेंगे उस पर तो गवर्नमेंट, हम तो खड़ी है, लेकिन नहीं, हम तो खड़े ना, हम तो कह रहे हैं आपकी पॉलिसीज जो इस्लामी ममालिक हैं, कितने लोगों के साथ आपका खड़े, इन तमाम दो मुल्क खड़े, आप बताएं कि ईरान आपके साथ नहीं खड़ा, इराक आपके साथ नहीं खड़ा, अफगानिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा, सऊदी आपके साथ नहीं खड़ा, तो ये पॉलिसी मेरा सवाल दोबारा है कि आप इन तमाम तर प्रोडक्टिव एरियाज पर क्यों गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे? आप लोग तो सिर्फ इस किस्म की बातें कर रहे हैं, सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, तो डलवाएं, इन पर प्रेशर क्रिएट कराएं। मैं दोबारा से आपसे स्टांस जानूंगी, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना चाहिए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या ऑपोजिशन इस दौरे हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी से सेटिस्फाइड है या नहीं। वन लाइनर मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इस वजह से मुतमईन ग्राउंड पे आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान को कितनी, आपको इंटरनेशनल लेवल पे कितने मुल्कों ने आपको साथ खड़ा है, कितने मुल्क खड़े हैं आपके साथ और क्या कर रहे हैं। मोदी ने आपको जो है ना, ट्रम्प ने हरी झंडी दिखा थी, कोई इस्लामी मुमालिक आपके साथ नहीं खड़ा। ग्राउंड रियलिटी के साथ आप बोल्ड स्टेप लें। अगर फिजाई हदूद के हवाले से आपने स्टेप लिया तो अपोजिशन के साथ खड़ी रहेगी। जो स्टेप देखें, ये गवर्नमेंट का काम है। हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं। देखिए, अपोजिशन का काम है एडवाइस देना, अपोजिशन का काम है कि बताना, काम डिसीजन लेना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप लेगी तो अपोजिशन क्यों नहीं सपोर्ट करेगी। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, बीइंग ए पाकिस्तानी क्या बल्कि बीइंग ए मुस्लिम, हर कोई एक साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा इस वक्त। बिलाल, आईसीजे के हवाले से डेवलपमेंट आई कि आईसीजे में हम जरूर जाएंगे, अपनी पूरी प्रॉपर लीगल टीम के साथ जाएंगे, अपने होमवर्क के साथ जाएंगे। उसमें अब तक की क्या डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है कि वो इनिशिएटिव अब हम जल्द ले लेंगे आईसीजे जाने का? नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम अपना केस प्लेड करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है और जो आपकी करारदाद पहले पास हो चुकी हैं, एक रेलेवेंट फोरम है जो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके तहत जो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीरीज हैं उसके हिसाब से इसका फैसला किया जाए। ये जो इंडिया ने आर्टिकल 370 को इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, ये उस करारदाद की क्लियर कट वायलेशंस हैं। और अभी भी हमारी जो फॉरेन टीम है, फॉरेन पॉलिसी की जो भी टीम है, वो अग्रेसिवली परसू कर रही है कश्मीर का इशू विद ऑल फॉरेन कंट्रीज़। और जो इसको हम हाईलाइट करने में कामयाब हुए हैं, और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो ये एक्सेप्ट करती है कि दिस इज़ अ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और ये जिस तरह कश्मीर में जिस तरह इंडिया ने करने की कोशिश की, वो एक मैं कहता हूँ कि एक नफ़रत कह लें या एक अग्रेशन कह लें, उस पर है ना ये मोदी ने ये किया है कि, और वो ऑब्वियसली जिस तरह पहले और इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया को मार पड़ी, इसमें भी इंडिया को मार पड़ेगी और इंडिया को इससे पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि और मैं आपको एक और भी बता दूं कि और भी स्टेट्स हैं इंडिया में कि जहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो इंडिया को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों इंडिया अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं इसी बात को बढ़ाना चाहूँगा। बिलाल साहब देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम पाकिस्तानी जो है, ये जो हमारे यूनाइटेड हैं हम लोग, बिल्कुल आप अगर इंडिया का देख लेंगे कि वहाँ पर जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर आबाद हैं, उसमें से तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं कि जो खुद जो है वो इंडिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। मगर अगर ये यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान, क्योंकि 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, 20 करोड़ मुसलमान जब ये जागेंगे और ये उठेंगे, अंदरूनी जो मामला मोदी को फेस करना पड़ेगा, वो उस वक्त उसको पता चलेगा कि ना सिर्फ वो 20 करोड़ इंडिया के मुसलमान कश्मीर का साथ देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा वो तंजीमें जो आज़ादी चाहती हैं इंडिया के अंदर, वो स्टेट है जिसको आपको पता है, जैसे सिख की तंजीम में सबसे पहले वो चाह रही है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा, तो इंडिया जो है वो टूट जाएगा एकदम। आप देखिएगा कि अगर वो कन्वेंशन वॉर में आ जाए, किसी में वॉर में आ जाए, वो देखिएगा एकदम टूट जाएगा। वो अंदरूनी उसके लिए खाना जंगी का खदशा है इंडिया के अंदर, और ये इंडिया को अभी से समझ जाना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए। अदरवाइज 370 तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए और अच्छे तरीके से उसको किया, पैरवी की, तो यकीन कीजिएगा कि ये जो लॉ उन्होंने किया है, ये इसको दोबारा से उनको बहाल करना पड़ेगा। अभी बेहतर है कि होश के नाखून ले मोदी सरकार और अभी से वो रिलीज, अभी से 370 कर दे। जहाँ तक बहन ने बात की कि जी हमारे कोई भी मुसलमान साथ नहीं दे रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ देखें तुर्की बैठा है, अभी जो हमारी मुसलमान मुल्कों के अलावा जो है ईरान है, ईरान ने भी बैठ के बात की है, ठीक है, वो भी हमारे साथ है, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर की है, वज़ीर ख़ारिजा की जो है सऊदीया से भी बात हुई है, यूएई से बात हुई है, जो स्पेशली उन्होंने जो अवार्ड दिया था मोदी साहब को, उसी सिलसिले में एक बात हुई है जो कि उन्होंने कुछ यकीन दहानी दिलाई है। इस तरह से आपने देखा कि फोर्सेस के जो चीफ हैं उनकी मुलाकात हुई है, अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, पूरी स्ट्रेटेजी MOU साइन हो गया है। देखिए इस खित्ते में कश्मीर को लेके, जैसे पहले अफगानिस्तान को लेके पूरी दुनिया के मफादात हैं, USA के भी मफादात हैं, चाइना के भी मफादात हैं, पूरे इस ब्लॉक के मफादात हैं। ये मजाक नहीं है।
अब ठीक है, एक यूएसए ये चाहता है कि वो इस ब्लॉक में आए, और चाइना जो है उसके लिए बहुत सीरियस किस्म की पॉलिसी बना के बैठा हुआ है, और इतना आसान नहीं है। जहां तक इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूट बंद करने की, देखें तय हो चुका है, काबीना ने तय कर लिया है। उसका एक थोड़ा सा, मैं क्योंकि एविएशन का थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, उसका एक प्रोसीजर होते हैं। हालात जंग में यकदम इमरजेंसी की सूरत में बंद किया जा सकता है। यकदम जंग शुरू हो जाए तो एक एविएशन इंटरनेशनल लॉ होते हैं, उसके मुताबिक जब एक नॉर्मल हालात में किए जाते हैं तो उसकी कोई कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। वो तकाजे इस वक्त पूरे किए जा रहे हैं और वो हो जाएंगे, और स्लो मोशन में है। और कहीं से ये भी है कि थोड़ा रोका भी गया है कि अभी आप देखें, आप रेडी हो जाएं, अभी देखें, क्योंकि तिजारत का दूसरे 5-6 इश्यूज ऐसे हैं कि इंडिया जो है कोलैप्स हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड है, और जाहिर है पूरा ब्लॉक हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, हमारी यूथ भी हमारे साथ है, बिल्कुल हर बंदा, पूरी 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम जो है वो फौजी हैं, और इंशाल्लाह ताला मोदी की मुंह तोड़ जो है ना जवाब दिया जाएगा। आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ने अशे खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है उस पर उन्होंने नोटिस लिया। आपको क्या लगता है उनके नोटिस के बाद जो चीजें हैं क्या वो अंडर कंट्रोल आएंगी? ये बिल्कुल, ये एक थोड़ी सी खामी है। देखें, कुछ गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट्स के भी इदारे होते, सिर्फ वफाक के ऊपर नहीं होता। ठीक है, वफाक ने नोटिस लिया है। देखिए प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन जब बढ़ा, अब आटे की कीमत वही है, तो फिर ये जो नान है, ये रोटी, ये क्यों बढ़ गई? ये तो आर्टिफिशियल है ना फिर इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही फरमाया। ये सूबाई हुकूमतें जो होती हैं, इनका एक प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है। जैसे यहाँ सिंध का जो है सिविक सेंटर के उसके पास, नीपा चुरंगी के पास इनका एक प्रॉपर ऑफिस है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता है, और वो इदारा का काम है कि वो बाहर निकले। उस इदारे का काम है कि वो रिसर्च करें, होमवर्क करें। अगर ऑफिस में बैठे सिर्फ सैलरीज लेते रहेंगे और वो प्राइस को, अभी देखिए दूध की कीमत बढ़ गई, ठीक है, उसके लिए कोशिश तो की जा रही है, थोड़ी बहुत जरूर कोशिश की जा रही है, मगर क्या उनके पास मैन पावर कम है? क्या वो वेजिटेबल के या किसी भी चीज के कंट्रोल, या एक नान बाई का, रोटी का रेट का कंट्रोल नहीं कर सकते? उनसे एक हिसाब किताब लिया जाए कि आटा कितना महंगा हुआ भाई, आप बताइए कितने का आटा हुआ, किस चीज में महंगाई हुई? ठीक है, तो हीर आप क्या कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग का क्या कोई चेक एंड बैलेंस है सिंध के सूबे में कि आप लोग अशे खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है, एटलीस्ट सिंध के सूबे में आप लोग उसको देखें? लेकिन जो एशिया खुर्दनोश में इजाफा हो रहा है उसके भी ग्राउंड रियलिटी के साथ देखें कि जब आपके डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, जब आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, जब आपने नान की बात की कि आटा, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें आर्टिफिशियली बनाई जा रही है ना, लिंक देखें ना, जब आप गैस की प्राइस 200 बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नान कहाँ पे घर पे नहीं बनते ना, वो तंदूर पे बनते हैं, तंदूर जो है ना गैस के साथ, सारा बहुत सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पे लिंक के साथ हैं। तो जब आप उन चीजों को, आप जब पेट्रोल की प्राइसेस कम करेंगे, सबसे पहले जो चीजें आपकी बढ़ी हैं वो कम होगी, तो ऑटोमेटिक चीजें जो होंगी लोग, अदरवाइज अगर हम कहें कि नोटिस लेने से चीजें कम नहीं होंगी। जब आपका डॉलर जो 80 रुपए से 120 पे चला जाए, और गैस की प्राइस, पेट्रोल की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे मैं समझती हूँ फेडरल का काम है। फेडरल कहे है कि आप तंदूर की रोटी कम कर दी, तंदूर की रोटी कम, आप फेडरल ये कहे कि तंदूर की रोटी की प्राइस क्यों बढ़ गई, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि 200 पैसे जगह गैस की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो तंदूर वाला बेचारा क्या करेगा? लेकिन बिल्कुल प्रोविंशियल के इदारा है, बिल्कुल प्राइस कंट्रोल का इदारा है। जैसे पेट्रोल, जैसे अभी तेल की जो है वो दूध की कीमतें बढ़ी थी, इससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया था कि भाई जो प्राइस जो मार्केट में रखी हुई है और बाकायदा इसको कंट्रोल करें। बहुत सारे इदारे हैं जो काम करना चाहिए, बिल्कुल काम सख्ती से काम करना चाहिए, जो आपके प्रोविजन में है प्रोविंस के, उनके कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आपका बहुत सारी चीजें जो है ना आपके प्रोविंस चारों सूबों पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि चारों अमेंडमेंट के बाद भी जो प्रोविंशियल के पास कोई हुकूक नहीं है? नहीं, बिल्कुल हुकूक है ना, मैं समझती हूँ कि इदारे काम करें, लेकिन आप इनको कहें कि एशिया खुर्दनोश की कीमतें सूबे कम कर दें, तो पॉसिबल कैसे है? जब आपने इतनी सारी लंबी लिस्ट की प्राइसेस, आपने ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली नहीं, बिल्कुल ना, टैक्स बढ़ा दिया आपने, अपने मोटरसाइकिल पे टैक्स लगा दिया, जहाँ पे बिल्कुल बेकार हो गया। जो आपने नहीं, जो चीजें आप करें, फेडरल ने भी तो सत्यानाश पूरे 15 महीने मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि गैस का एक बहाना बना के 200% कर दिया, 10 रुपए वाला नान 20 रुपए में कर दें, उसकी भी 200 कर दें। देखिए कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं, ये बिल्कुल हमारी अकल को, हाँ, ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट
काम कर रही है थोड़ा बहुत, मगर ओवर टाइम नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रही है। पहले तो हीर कहती है कि प्रोवेंशन का कुछ इसमें प्रोमोशन का काम है, बिल्कुल मैं समझती हूँ प्रोमोशन की जिम्मेदारी है, बहुत सारी प्राइसेस जो है कंट्रोल प्रोमोशन का काम है, लेकिन वो कर रही है और करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो करे। मैं कुछ बोल लूँ, मेरी बहन है, मेरी कोलीग भी हैं, मेरे साथ असेंबली में भी होती हैं। पहले इनकी इंफॉर्मेशन की दुरुस्तगी के लिए कि 200% गैस नहीं बढ़ी, 235% बढ़ी है, 75% बढ़ाई है, 40% बढ़ाई है, 2 दफा बढ़ाई है प्राइस। बात नहीं करनी चाहिए, आप जाके ओबरा की वेबसाइट पे चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखें, कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले 12 महीने की जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो आप पीपल्स पार्टी और PMLN से कंपेयर कर लें, आप परसेंटेज में देख लें। और मैं लेकिन वो लोग कहते हैं हमने 5 साल में किया, वो लोग कहते हैं आप लोगों ने 1 साल में कर मैं आपको फिगर्स बताता हूँ, हमारी पहले 12 फैक्ट फिगर बता रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रही। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैंने आपने जब बोला तो मैंने, आप जब बोल रही थी तो मैं चुप था। नहीं, मैं अली ना बोली उसको जवाब। अच्छा, लेट मी कंप्लीट कि जब पहले 12 महीनों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इन्फ्लेशन था वो था 25.12%। जाके आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चेक कर लें, हमारा है तकरीबन 9.81 और PML का भी 10.12 था। अच्छा, अब देखें, जब हमने पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया और उस कर्जे पे सूद वापस करने के लिए हमारे पास पैसा तो नहीं था, तो आपका डॉलर के कीमत में हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ, जिसकी वजह से आपके कर्जों का बोझ बढ़ा। अब वो अच्छा, और उसकी वजह से जब बहुत सी चीजें होती हैं जो इम्पोर्ट रिलेटेड होती हैं तो वो महंगी भी। और हमारी एक कोशिश है कि जो निचला तबका है और जो लो लेवल इनकम है उस पे यूटिलिटी प्राइसेस की जो इंक्रीज है उसका इम्पैक्ट कम हो, और हमने अराउंड 145 बिलियन रुपीस सब्सिडी रखी है इस बजट में बिजली पे, जो 300 यूनिट से कम है ना बिजली यूज करते हैं। तकरीबन 72 से 75% लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो बिजली के इंक्रीज से है ना वो एग्जेम्प्टेड हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप लोकल मार्केट्स की बात करते हैं कि जहाँ पे जो डेली बेसिस की जो आइटम्स होती हैं जिसमें प्राइस बढ़ जाते हैं, उसमें एक बहुत अहम रोल होता है वहाँ की प्राइस कंट्रोल कमिटीज का, वो जो आपके वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होती हैं जो विच कम्स अंडर डायरेक्टली ऑफ फूड मिनिस्ट्री, और वो जो आपकी प्राइस कंट्रोल की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें होता है वो अगेन सूबाई हुकूमतों की वो जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपका डिमांड सप्लाई का भी है ना मैकेनिज्म होता है कि कहीं आर्टिफिशियली आपकी जो है ना वो सप्लाई को रोके कर उसको है ना उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। अब जो क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की इन्होंने बात की, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अब घटी हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने में आप एक जो है ना लोकल ऑयल प्राइसेस की जो पेट्रोल की प्राइसेस है उसमें आप रिडक्शन देखेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, सिर्फ एक चीज देखकर आप कोई जनरलाइज कमेंट नहीं दे सकते। तो ये सारा एक मेथड होता है। व्हाट वुड यू कमेंट ऑन ही स्टेटमेंट, जैसे वो कह रही हैं कि ये फेडरल का डोमेन है और वही नोटिस भी आपने लिया है, तो अब काम भी आपने करना है। जो लोकल मार्केट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके फूड डिपार्टमेंट्स हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें तो आपका है ना इट हैज नथिंग टू डू विद द फेडरल गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम के बाद इनको भी पता है, मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कि क्या अख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के हैं और क्या अख्तियारात जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के। इनको सारा पता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो 18 अमेंडमेंट के बाद वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। जब हम है ना जब हम इनको कहते हैं कि ये आपकी बैड गवर्नेंस है, ये करप्शन की नजर हो गई है या ये चीजें होनी चाहिए, तो इनको ये लगता है कि शायद अब 18वीं तरमीम को रिपेल करना चाह रहे हैं और इनको जमहूरियत से भी खतरा होना लग जाता है और ये फिर बेचारे बड़े मासूम बन जाते हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि जो इतने जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं ये ना दें और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। नहीं, मगर मैं एक चीज क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या आप बिलीव करते हैं? देखिए, मैं बात ये है कि मैं PTI को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। बिलाल साहब ने बातें बड़ी अच्छी की। इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइस थी वो थोड़ी लास्ट टाइम भी कम हुई थी, अभी भी कम है। तो बिलाल साहब की इस बात से ये नज़र आ रहा है कि लगता है कि अभी जो 1 सितंबर को जो न्यूज़ आएगी वो लगता है कि कम होगा फ्यूल। अब देख लेते हैं, 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी बात में कितनी सच्चाई है। अच्छा, इस वक्त गोल्ड प्राइस आज की डेट में हाईएस्ट है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है गोल्ड प्राइस, ठीक है, हाईएस्ट हो गया। अब डॉलर की इमरान खान साहब जब मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहा करते थे,
वो इकोनॉमी पॉलिसी पे अभी इतना अच्छा काम नहीं है, या तो वो बिजी हैं खारजा पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, इसीलिए इस तरह से हो रहा है, या कुछ तो कुछ टीम उनकी इस पे भी लगी होगी। डॉलर की कहते थे कि 100 रुपए का डॉलर, 100 रुपए का डॉलर होता था, 125 रुपए की बात करते थे बिफोर इलेक्शन, और बड़ा जुल्म हो गया, और अब उनके ही दौर में 160 का हो गया और अभी कम नहीं हो रहा। गोल्ड प्राइस ऊपर चली गई, फ्यूल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में पिछले महीने कम हो गई थी, आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अब इस तरह बहुत सी चीजें। अब देखें KSC एनर्जी की बात करें, बहन ने गैस से स्टार्ट की, बहन ने थोड़ा ओवर स्टेट कर दिया, वो बिलाल साहब ने क्लियर कर दिया, मगर KSC को भी तो लगाम डालें। अब तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों के लिए हो गया प्राइवेटाइज, और जिसका भी 3 फेस मीटर लगा हुआ है उसको उन्होंने एक नया टैरिफ दे दिया है। वो जनरल टैरिफ एक इंट्रोड्यूस कर लिया है जो कि नियर अबाउट कमर्शियल टैरिफ के करीब है, अप्रोक्सीमेटली 17 रुपीज के लगभग जो है उसका टैरिफ है, जो कि वैसे 10-12 रुपए होता है। अब कमर्शियल अगर 20 रुपीज प्लस होता है, तो इस पे भी तो KSC को तो कोई पूछता नहीं है। अब ये शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इस वक्त सेशन असेंबली का चल रहा है, अभी पता ये चला कि मजीद सर कंफर्म करेंगे, मैडम कंफर्म करेंगी कि जो शॉक लगने से हलाकतें हुई हैं उनके लिए कुछ ग्रांट इन्होंने अभी अप्रूव शायद की है, तो अच्छी बात है, मगर कम से कम आवाम के लिए कुछ न कुछ तो कर जाएं प्लीज, खुदा के लिए, ठीक है। जैसे आप कश्मीर पॉलिसी पे एक हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। PTI का मैं आज भी देख रहा था कि PTI वाकई नाले साफ कर रही है, उसके लोग लगे हुए हैं और इस तरह से सिलसिला चल रहा है। और अनवर कमाल साहब ने तो अभी वो कश्मीर आज चले गए, ठीक है, और उन्होंने भी शायद सुना है कि चैलेंज कर दिया उनको, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था, मुस्तफा कमाल, सॉरी अनवर कमाल साहब मेरा मुंह से निकल गया, मुस्तफा कमाल साहब, उनको जो उन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में कि जी उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाकर और दोबारा से वो कर दिया। तो पता नहीं कोई सीरियस, ना मुझे पीपल्स पार्टी सीरियस नजर आती है, वो सब पे ब्लेम लगाती है, ये एक दूसरे से बड़ी चाल खेलते हैं। तो ऐसा ना करें, खुदारा मिलजुल के कुछ कर लें कराची के लिए प्लीज, सबको मेरी यही इल्तिजा है, आवाम की यही इल्तिजा। आप क्या कहेंगी ये इस कचरा सियासत के ऊपर, ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि PSP, MQM और PTI सब कचरा सियासत कर रही है और आप लोग कचरे के ढेर से साइड हो गए हैं। नहीं, देखिए, जब ये कचरे के हवाले से एक तो समझना चाहिए कि ये जिम्मेदारी डोमेन लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। अगर तो करें ना फिर आप लोग, लोकल गवर्नमेंट किसके पास है, हम किसको करें, मतलब हम क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए हमें। हम लोकल गवर्नमेंट जिसके पास मेयर है, जिसके पास इख्तियारात है, उसका काम है, ठीक है ना। एक तो लोकली तौर पे अब जो आपका आइन है, आपका जो आइन कहता है उसको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध गवर्नमेंट का कोई काम नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो सुपरविजन कर रहा है, उसको समझना चाहिए। लेकिन देख कौन रहा है? आप लोग देख रहे हैं ना। अगर आप सवाल करें तो जवाब मैं फिनिश कर लूं, फिर आप करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि कचरे के हवाले से देखिए, जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अली जैदी ने कहा तो हमने उसको वेलकम कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शहर में एक इशू है, मसला है, इसको हल करना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। वेलकम किया आपने। अब जहाज सफाई हो रही, जो भी कर रहा है, जितनी भी की है, बिल्कुल हमने कोई तनकीद नहीं की फेडरल गवर्नमेंट पे कि आप इस तरह कर रहे हो उसके साथ नहीं। खामोश तो अब उसमें क्या हम भंगड़ा डालने, क्या करना चाहिए, भंगड़ा डालना चाहिए, कचरा साफ करवाने का जो काम हो रहा है, जो मशीनरी है वो उनके पास है, अब उन्होंने चंदा मांगा और जिस तरह किया चीजें की, सपोर्ट करे, हम तो खड़े हैं ना। उसके बाद सपोर्ट तो जबानी कलामी कर रहे हैं, उसके बाद मेयर ने जो किया कि भाई मैं मुस्तफा कमाल को दे रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, यहाँ सिर्फ विल नहीं है इसलिए सफाई नहीं हो रही है, मुझे पावर दे, अख्तियार दे, तो मैं करवा रहा हूँ। हम कहाँ दे दें, वो तो हमारे इख्तियारात में तो नहीं है ना। उन्होंने क्या, अब हम किसी और को बीच में बैठाएंगे तो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो काम कर रही है, यहाँ पे काम नहीं कर रही है भाई। लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश दिखाई दे रही है। आज भी CM सिंध का ये स्टेटमेंट था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे अंडर थी और 4000 टन से कचरा स्टार्ट हुआ, 16000 टन से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस स्टेटमेंट के अलावा और चीज कुछ क्लियर नहीं थी। इस वक्त भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने फैसला नहीं किया, वो काम लोकल गवर्नमेंट कर रही है, वो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई टाउन या डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन पास करेगा, भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम काम करवाना चाहेगा, रेजोल्यूशन। अभी भी अगर 3 जो टाउन है उनको एतराज है कि सॉलिड मैनेजमेंट काम सही नहीं कर रही है, वो रेजोल्यूशन पास करें कि हमें इसके साथ काम नहीं करना, वो जो डिसॉल्व हो जाएगा। काम रुका हुआ है बहन मेरी। मैं आपको आज की भी पिछले 4 दिन से सॉलिड मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा। मैं आई विटनेस हूँ जमशेद टाउन में, बिल्कुल नहीं करेंगे, काम नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा। वो आपके चाइना के साथ जो एग्रीमेंट जो DMC 3 DMC है, तीनों DMC में काम नहीं हो रहा, वो बैठ के ये देख रहे हैं कि ये बिलाल, ये कचरा उठाने का ठेका भी चाइना को दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है? अनफॉर्चुनेट थ्रो सिंध गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेट के हमारे पाकिस्तान में ये हाल है कि हम अपना कचरा भी नहीं उठा सकते। और हमने
जो हमारा काम भी नहीं था कि कचरा उठाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जो कचरा आपने नालों से निकाला उठा के बाहर फेंक दिया। मैं उस पे भी आता हूँ, सीएम सन कहते हैं। मैं उस पे भी आता हूँ कि जो हमारा काम नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे पास कराची का मैंडेट है और हमने कराची के लोगों से वादा किया है कि और हम कोई अख्तियारात की जो है ना वो बहाने नहीं ढूंढेंगे। और हमने एक अली जैदी के इनिशिएटिव में तमाम एमएनएज और एमपीएस ने लेट्स क्लीन कराची कैंपेन स्टार्ट की और हमने स्टार्ट में तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कहा कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये कराची वालों के लिए कैंपेन है। तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हों। मेयर को दावत दी, उस वक्त के जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर थे सईद गनी, उनको इन्वॉल्व किया कि आप आएँ, लेकिन वो नहीं है और उन्होंने कोऑपरेट भी नहीं किया। अब जो नए मिनिस्टर आ गए हैं, अब जो नए मिनिस्टर आए नासिर हुसैन शाह साहब, वो उन्होंने हमें जीटीएस भी दिए। और ये जो देखें, जब नालों से कचरा निकलता है तो वो वेट कचरा होता है और वो वहाँ पे 2-3 दिन उसको वहाँ पे ड्राई करने के लिए रखना पड़ता है। वो आप गीला जी, तो और वो देखें, आप कचरा उठाते हैं, फिर उसको आप फिर जो गार्बेज टेम्परेरी स्टेशंस होते हैं उसमें आप डंप करते हैं। फिर उसके बाद आपके जो कराची में जो 2 मेन लैंडफिल्स हैं, एक हब पे और एक सुरजानी पे, उसमें आप ये परमानेंट ये करते हैं। अच्छा, उसके वो हमें उसकी इजाजत मिल गई है, पहले हमें इजाजत नहीं थी। तो आज कल से वो जो टेम्परेरी जो गार्बेज डाला हुआ था वो भी उठना शुरू हो गया है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जो कल तक के फिगर्स हैं कि हमने कराची से 91,000 टन कचरा उठाया है और हमने इनिशियली टारगेट किया था कि तकरीबन 5 से 7 लाख का कचरा टन का कचरा होगा कराची में। लेकिन जो हमें ब्रीफिंग मिली है 30 लाख से ज्यादा टन, 30 लाख टन से ज्यादा कचरा कराची में मौजूद है। और ये नाअहली उन लोगों की है कि जो इसके जिम्मेदार थे। और मैं ये जिम्मेदारी की वो बहस में नहीं पहुंचूंगा। मैं नहीं चाहता कि कचरे पे कोई ब्लेम गेम हो। हमारी विल है और हम ये कचरा साफ करके बताएंगे। एक बार हम सिंध हुकूमत को बताएंगे कि देखिए हमने आपको कचरा साफ करके दे दिया है। और ये जो कह रही हैं कि हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं है, उसके जो चेयरमैन है वो हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब हैं और इन्होंने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारा कचरा उठाएं। और जो इस रेटों पे दिया है उस पे भी है ना, कभी ना कोई इंक्वायरी खुलेगी कि किस रेटों पे वो आपने कचरा उठाने। दुनिया में कचरा जो उठाते हैं वो पैसे देते हैं, हम यहाँ पे उल्टा पैसे दे रहे हैं। यानी क्योंकि दुनिया में इस कचरे की बिजली बनती है जी, तो हम तो उल्टा कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के चाइना ने भी तो ये ऑफर किया था, आप हमें अपना कचरा दे दें, बहुत सी बाय प्रोडक्ट हैं, बहुत सी सिर्फ बिजली नहीं, बहुत सी बाय प्रोडक्ट उल्टा पैसे उनको उनसे हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को ये पता चल गया है कि अब ये है तहरीक इंसाफ ये कचरा उठा लेगी, तो ये है ना इनसिक्योर हो गए और घबराहट इनसिक्योर हो रहे हैं। और अख्तर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं देखें बिलाल साहब की बातें पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगा। प्रोग्राम का एंड अच्छा करें। असल बात क्या है कि बिलाल साहब ने कहा आओ मिलके सब करें। अभी बजाय रुकावट डालने के, चाहे जिसका भी, चाहे केएमसी है, डीएमसी है, जो भी आपके सूबाई हुकूमत के, आप अपना अपना 2-2 हाथ बटाएं और कराची को साफ करें। खुदारा सियासत मत करें। फिर आपको लगता है नासिर शाह साहब सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? देखिए, इस वक्त कराची के हवाले से, सफाई के हवाले से बिल्कुल हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये शहर सिर्फ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, आपका भी इतना ही हिस्सा है। आपने यहाँ से वोट लेकर गए हैं और शहर की सफाई के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अच्छी है, हम वेलकम करेंगे और साथ खड़े हैं। इसमें मेरा ख्याल कोई बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारियों की भी बात ही नहीं की गई। अगर इसकी स्टेटस अभी आज मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगी, आप हैरान हो जाएंगी। बीमारियां तो दूर मैं कहता हूँ करोड़ों मक्खियां आ गई हैं, मच्छर आ गए हैं, बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई है, कोई फेमिगेशन नहीं हुआ। आपका और हीर सो आपका भी, तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें कंक्लूड करती चली तो उसमें यह है कि फेडरल के साथ साथ कुछ प्रिवेंशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी जो है जरा बेहतर होना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन पर हम अपना कंट्रोल कर पाएं। जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिससे इन्फ्लेशन कनेक्टेड होता है उस पर तो ऑब्वियसली मुल्की फेडरल सतह पर उनको काम करना होगा, लेकिन जो प्रिवेंशन लेवल पर काम है वो भी अगर प्रिवेंशली बेहतर तरीके से हो जाए तो बेहतर होगा और इन्फ्लेशन से हम निकल पाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी दिन ब दिन हमें डेवलपमेंट्स मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर इशू भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।